हेलो बच्चों, मेगामाइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मजेदार सीखते हैं। सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ होगा? क्या लगता है बस एक दिन में बन गया? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ना एक पूरी कहानी है, संघर्ष की, अलग-अलग विचारों की और बहुत बड़े सपनों की। तो आज हम इसी कहानी के हर पन्ने को खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संविधान लिखने से पहले एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया आना जरूरी था। मतलब एक ऐसी सभा जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस हो जो इंडिया के फ्यूचर का फैसला करें। ये विचार ही अपने आप में एक क्रांति जैसा था। तो मेरा पहला सवाल आप सबसे, जरा सोचिए और बताइए, वो पहले इंसान कौन थे जिन्होंने 1934 में बिल्कुल फॉर्मली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी थी? चलो एक हिंट देती हूँ, वो इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट के एक बहुत बड़े नेता थे। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में फटाफट लिख दो। तो एम.एन. रॉय की 1934 की मांग के बाद ना ये आइडिया धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ कह दिया कि संविधान बिना किसी बाहरी दखल के बनेगा। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रपोजल आया, लेकिन उसे मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। और फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान को सबने एक्सेप्ट किया, जिसने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। तो इस कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पर नवंबर 1946 में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। ये सच में एक हिस्टोरिकल मोमेंट था, जब हम इंडियंस के हाथ में अपने देश का भविष्य लिखने की ताकत आई। और पता है, इस विशाल सभा में टोटल कितनी सीट्स डिसाइड हुई थी? 389। हाँ, 389। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस वक्त के इंडिया की डाइवर्सिटी और विशालता का सिंबल था। इस नंबर को ना अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे चलकर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अच्छा, अब इस 389 के फिगर को थोड़ा ब्रेक करके समझते हैं। इसमें से 296 सीट्स थीं ब्रिटिश इंडिया के लिए, मतलब वो हिस्से जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था, और बाकी की 93 सीट्स थीं प्रिंसली स्टेट्स के लिए, यानी देसी रियासतों के लिए, जहां राजा महाराजा रूल करते थे। अब सवाल ये उठता है कि इन सीट्स का बंटवारा हुआ कैसे? इसके 3 मेन रूल्स थे। पहला, पॉपुलेशन के बेसिस पर, मोटा मोटा हर 10 लाख लोगों पर एक सीट। दूसरा, सीट्स को 3 कम्युनिटीज में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और जनरल। और तीसरा, मेंबर्स को लोगों ने डायरेक्ट नहीं चुना था, बल्कि प्रोविंशियल असेंबलीज ने इनडायरेक्टली चुना था। और रियासतों के मेंबर्स को तो वहां के हेड्स ने नॉमिनेट किया था। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या ये सभा पूरी तरह से चुनी हुई थी? नहीं। क्या ये पूरी तरह से नॉमिनेटेड थी? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली आधी चुनी हुई और आधी नॉमिनेट की हुई बॉडी थी, मतलब एक तरह का हाइब्रिड मॉडल। चलो, सभा बन तो गई, पर इसने काम कैसे किया? इसकी फंक्शनिंग कैसी थी? अब इसे समझते हैं। और हाँ, अगर आपको अब तक ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। उस दिन सबसे सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। ये एक्चुअली एक फ्रेंच प्रैक्टिस है, जहां सबसे सीनियर मेंबर को रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। और अब आपके लिए एक और सवाल, 13 दिसंबर 1946 को किसने वो हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया जिसने हमारे संविधान की पूरी फिलोसॉफिकल नींव रखी? ये रेजोल्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए जल्दी से अपना जवाब कमेंट्स में बताइए। इस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की एक सबसे खास बात ये थी कि इसने साफ कर दिया था कि आज़ाद भारत की सारी ताकत और अथॉरिटी का सोर्स कौन होगा? भारत के लोग। यही हमारे लोकतंत्र का, हमारी डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल है। ये आज भी हमारे संविधान की आत्मा है। तो इस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के बाद असेंबली ने अलग अलग कमिटीज के जरिए संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का लंबा और मुश्किल काम शुरू किया। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इस पूरे काम में कितनी मेहनत लगी होगी, इसका अंदाजा आप इन नंबर से लगा सकते हैं। सोचिए, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, उस वक्त लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए।
संविधान के ड्राफ्ट पर 114 दिनों तक बहस हुई और तब जाकर 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल्स वाला ये महान डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। जब संविधान नवंबर में ही तैयार हो गया था, तो उसको लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? आखिर 26 जनवरी की डेट में ऐसा क्या खास था? क्या आप इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जानते हैं? इसका जवाब हमें हिस्ट्री में मिलता है। 1929 के लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने का फैसला किया था और पहली बार इसे 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो बस इसी हिस्टोरिकल दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान को लागू करने की डेट 26 जनवरी 1950 चुनी गई। जैसा कि हर बड़े काम के साथ होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी कुछ आधारों पर आलोचना की जाती है। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए इन्हें जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि इसके मेंबर्स को सभी लोगों ने वोट देकर नहीं चुना था। इसे एक सॉवरन बॉडी भी नहीं माना गया, क्योंकि इसका गठन तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल्स पर हुआ था। इसने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा टाइम लिया और ये भी कहा जाता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी और वकीलों का ही बोलबाला था। तो इन सब आलोचनाओं के बावजूद क्या आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम को एक बोल्ड, एक शानदार उपलब्धि मानते हैं? हाँ या ना? अपना जवाब अपने रीजन के साथ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारे संविधान के बनने की अविश्वसनीय कहानी। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेगा माइंड एकेडमी हर वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। पेपर टफ हो या टॉपिक बोरिंग, यहाँ सब कुछ सिंपल और स्मार्ट है।